अनुच्छेद 20। अब देखो आर्टिकल 20 देखते हैं। देखो अनुच्छेद 19 को बैकबोन कहा गया, रीढ़ की हड्डी कहा गया। लेकिन जब देखते हैं अनुच्छेद 20 देखते हैं, आर्टिकल 20 देखते हैं, देखो भारत में किसी भी प्रकार का अगर आपातकाल लग जाता है, इमरजेंसी घोषित कर दिया जाता है, तो किसी भी हाल में अनुच्छेद 20 को समाप्त नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब भारत में जितने भी प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जाती है, अगर किसी भी प्रकार की अगर आपातकाल की घोषणा हो जाती है, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो अगर राष्ट्रपति के द्वारा अगर आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है, चाहे इमरजेंसी घोषणा हो, आपातकाल देखो बहुत प्रकार से होता है ना, वित्तीय आपातकाल होता है, राष्ट्रीय आपातकाल होता है, ये तमाम प्रकार के जितने भी आपातकाल है, अगर किसी भी प्रकार का अगर भारत में आपातकाल तो अनुच्छेद 20 को कभी भी समाप्त नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20 में क्या वर्णन है? तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के लिए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि। अब इसको तोड़ो, दो अलग शब्दों में तोड़ो। दोष सिद्धि, अगर वो दोष पाया जाता है, दोषी पाया जाता है, और दोषी को सिद्ध मतलब कि अगर न्यायालय के द्वारा उस दोषी को सिद्ध कर दिया जाता है कि हाँ फलाना जो व्यक्ति है वो सच में वो दोषी है, और उस व्यक्ति को अगर अपराधी को दोष सिद्धि हो जाता है न्यायालय के द्वारा, तो इसके संबंध में संरक्षण का अगर इसको ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लो बचाओ। संरक्षण का मतलब होता है बचाओ, है ना, सेफ संरक्षण करना। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि, अगर वो दोष ठहराया जाता है, अगर दोषी पाया जाता है न्यायालय के द्वारा, सिद्धि कर दिया जाता है कि हाँ ये व्यक्ति जो दोष है ना, दोष अगर मतलब कि न्यायालय द्वारा ये दोष सिद्धि कर दिया जाता है कि फलाना व्यक्ति जो अपराध किया है वो सचमुच में वो दोष है, जैसे वो दोष सिद्धि होता है ना, दोष सिद्ध कर दिया जाता है न्यायालय के द्वारा, तो इस संबंध में संरक्षण बचाव कर दिया, मतलब बचाव दिया जाएगा। क्या बचाव दिया जाएगा? तो देखो इसके क्लॉज में देखते हैं, आर्टिकल 20 क्लॉज फर्स्ट में देखते हैं, कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि न्यायालय द्वारा सजा नहीं सुना दिया जाए। यदि व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य संविधान का अतिक्रमण नहीं है तो उस व्यक्ति को अपराध नहीं माना जाएगा। इसको मैं साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो आर्टिकल 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है, न्यायालय उसे दोष सिद्धि कर देता है, मतलब दोषी ठहरा देता है, और वो व्यक्ति दोषी सिद्धि पाया जाता है, मतलब दोष पाया जाता है। कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है, चाहे चोरी करता है या मर्डर करता है या किसी का किडनैपिंग करता है या मतलब कि लूटपाट करता है, किसी प्रकार वो अपराध करता है, वो व्यक्ति जैसे ही अपराध करता है न्यायालय के समक्ष रखा जाता है। न्यायालय के द्वारा ये आदेश आता है कि फलाना व्यक्ति जिस व्यक्ति ने अपराध किया था, वो एक्स नाम का जो व्यक्ति है उसने जो अपराध किया था वाकई में उसने अपराध किया, मतलब उसे दोष सिद्धि करा दिया जाता है। जैसे वो दोष सिद्धि होता है, मतलब दोष सिद्ध कर दिया जाता है, तो उसके संबंध में संरक्षण दिया जाता है, बचाव दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपराध है, अपराधी है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ गलत व्यवहार किया जाए, उसके साथ मिसबिहेव किया जाए। वो अपराधी है, मैं मानता हूँ वो अपराधी है, न्यायालय कहता है ये वो अपराधी है, ये बात न्यायालय भी स्वीकार कर लिया है कि वो फलाना व्यक्ति वो अपराधी है, लेकिन उसके साथ मिसबिहेव नहीं किया जाएगा, दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। क्या दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, क्या मिसबिहेव नहीं किया जाएगा, उसको क्लॉज में बताया गया। तो आर्टिकल 20 क्लॉज फर्स्ट में देखते हैं, कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति पर एफआईआर हो गया, संदिग्ध मतलब संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति पर एफआईआर हो गया। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं कि कोई एक व्यक्ति, दो व्यक्ति में लड़ाई होता है, एक्स और वाई में लड़ाई होता है, तो एक्स ने कंप्लेन कर दिया वाई के ऊपर, एफआईआर रजिस्टर करवा दिया, एफआईआर। अब केवल एफआईआर हुआ है, तो एफआईआर लिखवा देने से या पुलिस स्टेशन में एफआईआर हो जाने से तो जो वाई नाम का व्यक्ति वो अभी दोषी नहीं है। कब तक दोषी नहीं होगा? जब तक न्यायालय द्वारा ये सिद्ध नहीं कर दिया जाएगा कि फलाना व्यक्ति दोषी है। कहने का मतलब केवल एफआईआर हो जाने से कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं कहलाएगा। तो याद रखना, कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति पर एफआईआर होता है तो अब उससे दोषी नहीं ठहरा सकते, या किसी व्यक्ति के संदेह के आधार पर कि फलाने व्यक्ति ने चोरी किया, मेरे घर में चोरी किया, इस आधार पर, संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को आप दोषी नहीं ठहरा सकते, चोर उसे नहीं कह सकते, डकैत उसे नहीं कह सकते। कब तक? जब तक न्यायालय द्वारा ये आदेश नहीं आ जाता, जब तक न्यायालय द्वारा ये सिद्ध नहीं कर दिया जाता कि फलाना व्यक्ति दोषी है। तो कहने का मतलब कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा, चाहे उस पर लाख एफआईआर करवा लो, लाख एफआईआर हो जाए, हजारों एफआईआर हो जाते हैं, तब तक वो दोषी नहीं माना जाएगा, तब तक कि जब तक उसे न्यायालय द्वारा सिद्ध नहीं कर दिया जाता, न्यायालय द्वारा सजा नहीं सुना दिया है। जैसे न्यायालय द्वारा सजा सुना दिया जाता है या न्यायालय द्वारा सिद्धि कर दिया जाता है कि फलाना व्यक्ति दोषी है, तब उसे हम दोषी कह सकते हैं। तब तक दोषी नहीं कहलाएगा जब तक वो न्यायालय द्वारा सजा नहीं सुनाया जाता। तो न्यायालय मतलब कोर्ट जैसे ही सजा सुना देता है, तब बोल सकते हैं कि वो फलाना व्यक्ति दोषी है। सेकंड लाइन क्या कहता है? सेकंड पैराग्राफ देखते हैं, यदि व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य संविधान का अतिक्रमण नहीं है। कोई व्यक्ति अगर संविधान के खिलाफ नहीं कोई व्यक्ति अगर संविधान के खिलाफ अगर कोई कार्य नहीं करता है, कोई काम नहीं करता है, तो उसे हम दोषी नहीं कह सकते। कोई ऐसा व्यक्ति है जो संविधान के अनुकूल काम कर रहा है, संविधान के दायरे में रह के काम कर रहा है, संविधान के अनुसार काम कर रहा है, तो उसे हम दोषी नहीं कह सकते। जब तक
कोई व्यक्ति संविधान का अतिक्रमण कहने का मतलब संविधान के खिलाफ काम कर रहा है। अब देखो, चोरी करना, डकैत करना, संविधान में ये वर्णन है कि आप चोरी कर सकते हो, आप डकैती कर सकते हो, किसी का किडनैपिंग कर सकते हो, गाली गलौज कर सकते हो, ये मारपीट कर सकते हो। कहीं संविधान में व्याख्या है, कहीं लिखा हुआ है? जी नहीं। तो कहने का मतलब जो संविधान के खिलाफ काम करता है, ये संविधान का अतिक्रमण करता है, तो इस आधार पर मान लिया जाता है कि वो फलाना व्यक्ति दोषी है और उसे अरेस्ट किया जाएगा, पुलिस उसे गिरफ्तार करेगा। तो कहने का यदि कोई व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य संविधान का अतिक्रमण नहीं है, संविधान के खिलाफ कार्य नहीं करता है, तो वो व्यक्ति को अपराध नहीं माना जाएगा, उस व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जाएगा। तो संविधान के खिलाफ काम करता है, चाहे किसी भी प्रकार का, छोटे अपराध से लेकर के बड़े अपराध तक संविधान का अतिक्रमण करता है, संविधान की अवहेलना करता है, संविधान की अवमानना करता है, न्यायालय की अवमानना करता है, इवन वो संविधान के खिलाफ जाके काम करता है, तब उसे हम बोलेंगे वो व्यक्ति अपराधी है, वो व्यक्ति दोषी है। लेकिन कब तक हम नहीं कह सकते? जब तक न्यायालय द्वारा सजा नहीं सुना दिया जाता है। अब देखते हैं क्लॉज 2, देखते हैं अनुच्छेद 2 परंतु 2, अनुच्छेद हिंदी बोलेंगे अनुच्छेद 20 परंतु 2, इंग्लिश में आर्टिकल 20 क्लॉज 2 बोलेंगे। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता और एवं सजा उस समय के कानून के अनुसार दिया जाएगा जिस समय अपराध किया गया था, ना कि वर्तमान समय के अनुसार। कहने का मतलब किसी व्यक्ति को एक गलती की एक ही सजा दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति दो सजा मतलब कि दो गलती करता है, फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करो कि कोई व्यक्ति है, देखो आप लोगों ने देखा होगा कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर तमाम प्रकार के धाराएं लगा दी जाती है, जबकि उसने एक ही गलती किया, केवल मर्डर किया, लेकिन फिर भी मतलब बहुत प्रकार के धाराएं लगा दी जाती है। क्यों लगाई जाती है? देखो मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करूँ, समझने की कोशिश करना। कोई ए नाम का कोई है, कोई ए नाम का कोई समझ लीजिए बच्चा है या कोई व्यक्ति, समझ लो व्यक्ति है, ए नाम का कोई व्यक्ति है, ए नाम का कोई व्यक्ति है और कोई बी नाम का कोई व्यक्ति है। इस व्यक्ति ने क्या किया? इस व्यक्ति को पहला नंबर क्या किया? उठा लिया, है ना, किडनैप कर लिया और किडनैप कर करके एक ऐसा सुनसान इलाके में लेके गया। पहले से क्या किया? किडनैप किया और सुनसान एरिया में ले जा करके पहले उसके साथ मारपीट किया, उसके साथ गलत व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया। तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया, मारपीट किया, तो पहले हो गया मारपीट किया। पहला तो उस पर केस लगेगा, इसने क्या किया? किडनैप। तो पहले इसने क्या किया था? किडनैप किया था। तो इसके ऊपर किडनैप का धारा लगेगा। फिर उसके बाद इसने इस व्यक्ति के साथ मारपीट किया तो मारपीट का धारा लगेगा। उसके बाद इसके पास इसने चेन पहन रखा था, बहुत सारे जो कीमती जो चेन होते हैं, चेन पहन रखा था, मोबाइल रख रखा था, उसके पास जो उसके वॉलेट में पैसा था वो पैसा लेता है, उसका चेन लेता है और उसका मोबाइल लेकर के वहां से फरार होता है। तो पहले इसने मारपीट किया, उसके बाद इसने क्या किया? चोरी किया। चोरी नहीं कहेंगे, इसको बोलेंगे डकैती किया, इसने लूटपाट किया, लूट किया इसने। तो मारपीट किया, लूट किया, इससे पहले किडनैपिंग किया। तो इस पर कितना धारा लगा? किडनैपिंग का धारा लगेगा, मारपीट का धारा लगेगा, लूट का धारा लगेगा और लास्ट में इस व्यक्ति का हत्या कर दी जाती है, हत्या, मर्डर, है ना। तो इस पर कितना धारा लगेंगे? पहला नंबर तो किडनैपिंग का लगेगा, दूसरा नंबर मारपीट का लगेगा, तीसरा नंबर लूट का लगेगा, चौथा नंबर हत्या का लगेगा। तो एक ही व्यक्ति है, बी नाम का व्यक्ति है। इस पर कितने अपराध? तो केवल एक ही किया। जब लास्ट में देखते क्या परिणाम निकल कर आया, तो परिणाम यही निकल कर आया कि बी ने एक ही हत्या कर दी। लेकिन कैसे हत्या किया? पहले किडनैपिंग किया, फिर उसके साथ मारपीट किया, फिर उसके साथ लूटपाट किया, लास्ट में हत्या कर दिया। तो उसके पास 1 2 3 4 5 प्रकार के उसके पास धाराएं लगा दी जाएगी। तो यही होता है, एक गलती की एक सजा। अगर केवल किडनैपिंग करेगा तो केवल किडनैपिंग का एक ही धारा उस पर लगाई जाएगी, लेकिन दो गलती करता तो दो। कहने का मतलब एक व्यक्ति को एक ही सजा दी जाएगी। कहने का मतलब अगर एक गलती करता है तो एक सजा, दो गलती की करेगा तो 2 सजा मिलेगा। ऐसा नहीं कि अगर तमाम प्रकार मतलब 10 गलती कर दो या 50 गलती कर दो उसको एक ही सजा मिलेगा, ऐसा नहीं है। जितनी गलती करोगे उतनी सजा मिलेगी। इसीलिए एक ही व्यक्ति पर अपराध करता है, एक ही व्यक्ति अपराध करता है, लेकिन उस पर तमाम प्रकार के धाराएं लग जाती है, क्योंकि संविधान में व्याख्या है, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में यह प्रावधान है कि एक गलती की एक ही सजा मिलेगी। दो गलती मतलब इसमें तो नहीं लिखा, लेकिन इतना केवल लिखा हो एक गलती की एक सजा। अगर इससे ज्यादा गलती करते हो तो उससे ज्यादा मतलब जितने गलती करोगे उतने आपके ऊपर FIR करवाया जाएगा, उतने ही आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में लिखा था किसी व्यक्ति को एक अपराध के एक ही बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब कोई एक बार सजा उसने भुगत लिया, अब जैसे उसने मर्डर किया, अब मर्डर करने के बाद उससे 20 साल की जेल होता है। तो जैसे 20 साल के बाद जेल से बाहर निकलेगा, अब जैसे वो आसपास वो घूम रहा है, पुलिस ने देखा अरे यार ये तो वही इंसान है जिसने मर्डर किया था, चलो इसको दोबारा पकड़ के थाने में बंद करते हैं, दोबारा इसको न्यायालय में पेश करेंगे। ऐसा नहीं, किसी व्यक्ति ने अगर एक अपराध किया और उसने सजा भुगत लिया, है ना, उसने सजा को उसने पार कर लिया, तो दोबारा उस आधार पर उस व्यक्ति को दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कब तक नहीं किया जाएगा? जब तक वो दोबारा अपराध न करता हो। तो किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब एक गलती की एक सजा दी जाएगी, एक गलती करता हो तो एक ही
सजा मिलेगी, दोबारा सजा नहीं मिलेगा। और वो गलती का सजा अगर भुगत लेता है, मतलब वो सजा काट लेता है, तो दोबारा दंडित नहीं किया जाएगा। उस गलती जो सजा उसने भुगत लिया तो वो दोबारा कैसे दंड दिया जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा, एक ही बार दंडित किया जाएगा, एक ही बार उसको सजा मिलेगा। और किसी व्यक्ति ने अगर मर्डर किया तो 20 साल का अगर उसने जेल हुआ और 20 साल का जेल अगर उसने काट लिया, सजा काट लिया, तो दोबारा उस आधार पर उसे जेल नहीं होगा और सजा उसके उस समय के अनुसार दिया जाएगा जिस समय अपराध किया था, ना कि वर्तमान समय के अनुसार। देखो फॉर एग्जांपल, कोई व्यक्ति है 2024 में किसी का मर्डर करता है। 2024 में कानून था कि मर्डर करने पर 10 फॉर एग्जांपल मर्डर करने पर, किसी की हत्या करने पर 10 वर्ष की जेल होगा। लेकिन ये करता है 31 दिसंबर 2024 को करता है, एक दिन पहले करता है। लेकिन 1 जनवरी आता है 2025 में आता है, ये कानून बन के नया कानून बनकर आता है कि कोई व्यक्ति की हत्या कर दी जाएगी, कोई व्यक्ति अगर हत्या करता है तो उस अपराध में 20 वर्ष की उसे सजा दी जाएगी। तो बताओ, जिस व्यक्ति ने अपराध किया था 31 दिसंबर 2024 में, उस समय क्या कानून था और 1 जनवरी को क्या कानून था? भाई दोनों में तो अलग अलग अंतर है। तो 31 दिसंबर का कानून था कि कोई व्यक्ति अगर मर्डर करता है तो 10 वर्ष की जेल होगा। लेकिन जब 1 जनवरी को देखते हैं 2025 में क्या नया कानून बनकर के आता है, कोई व्यक्ति अगर हत्या करता है, मर्डर करता है तो उसको 20 साल की जेल होगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने 31 दिसंबर को जो हत्या किया था, मर्डर किया था, तो उसके ऊपर जो अपराध की जो उसे सजा मिलेगा, उसे केवल 10 वर्ष की सजा मिलेगा, क्योंकि उसने 31 दिसंबर 2024 को उसने हत्या किया था, ना कि 2025 में किया था। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं, या हम नहीं कह सकते, संविधान में लिखा हुआ है, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि सजा उस समय के कानून के अनुसार दिया जाएगा, समय के अनुसार, उस समय के अनुसार दिया जाएगा सजा जिस समय अपराध किया गया था, ना कि वर्तमान समय के। कहने का मतलब, अगर 2024 में जो गलती करता है, जो अपराध करता है, तो इसके अकॉर्डिंग सजा दिया जाएगा, ना कि 2025 के अकॉर्डिंग। अगर 2025 में यह प्रावधान है कि अगर मर्डर करने पर 20 साल की अगर जेल होगा तो 20 साल का नहीं होगा जेल। 2024 में जो प्रावधान है, अगर 2024 में अगर 10 वर्ष का प्रावधान है तो 10 साल का ही जेल होगा। अगर ये 31 दिसंबर को भी करता है, लास्ट दिन 2024 का लास्ट दिन भी करता है, और 1 जनवरी को नया कानून बनकर के आता है कि मर्डर करने वाले को 20 साल की जेल होगा, फिर भी इस व्यक्ति को 31 दिसंबर के अनुसार सजा दी जाएगी। तो इस अनुसार आप लोगों को, इस एग्जांपल के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब, एक गलती एक सजा, 2 गलती 2 सजा, और जब एक बार सजा भुगत लेगा तो उस सजा के अनुसार, उस गलती के अनुसार दोबारा उसे दंडित नहीं किया जाएगा, दोबारा सजा नहीं सुनाया जाएगा, क्योंकि उसने जब सजा भुगत लिया तो दोबारा क्यों दंडित किया जाएगा? समझ में आ रहा है? तो एक गलती की एक सजा, और उस सजा जब वो सजा भुगत लेगा तो दोबारा उसे दंडित नहीं किया जाएगा, और सजा दिया जाएगा उसे, अपराध को जो सजा दिया जाएगा उस समय के कानून के अनुसार जिस समय वो अपराध किया था। आप देखते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 3 देखते हैं, अपने विरुद्ध गवाही देने के संरक्षण। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे केसेस में क्या होता है ना कि पुलिस संदेह के आधार पर आपको गिरफ्तार कर लेता है, या फिर तो इसको देखो एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करो। ये स्टूडेंट लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो ये एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, ये आप हो, ये कोई समझ लो एक स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट है, और ये एक पड़ोसी है, पड़ोसी। तो लेकिन जैसे इसको खबर मिलता है कि इस स्टूडेंट को, इस विद्यार्थी को नौकरी लगने वाला है, तो ये एक फेक एफआईआर रजिस्टर करवाता है, फेक एफआईआर करवाता है आपके खिलाफ, थाने में फेक एफआईआर करवाता है, और पुलिस वाले को कुछ रिश्वत के तौर पे पैसा दे देता है, कुछ पैसा दे देता है कि अब इस पे झूठा एफआईआर करवाइए। तो पुलिस आता है, आपको अरेस्ट करके लेके जाएगा, मतलब कि गिरफ्तार करके लेके जाएगा, और क्या कहेगा कि आपके बंदूक के, मतलब कि आपसे डरा धमका कर, मारपीट करके, डरा धमका के, इवन आपको देखा जाएगा कि बंदूक से डरा करके, ये मतलब कि बंदूक डरा करके आपसे ये बोला जाएगा कि बताओ जो तुमने ये गलती किया, जो ये आपके पड़ोसी ने, मतलब बोला जाएगा कि आपके पड़ोसी जो आपके फेक एफआईआर, आपके पड़ोसी है, फेक एफआईआर रजिस्टर करवा देंगे। अब फेक एफआईआर कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि समझ लीजिए हमारे साथ ये लड़ाई झगड़ा किया था, या इस पड़ोसी के घर में कोई महिला हो, हर महिला हो, तो ये महिला जाकर एफआईआर करवा सकती है कि इसने मेरे साथ बदतमीजी किया, दुर्व्यवहार किया, मेरे साथ गाली गलौज किया। तो ये महिला जब एफआईआर करवाएगी तो हो सकता है पुलिस जल्दी एफआईआर रजिस्टर कर ले। तो हो सकता है आपकी जो पड़ोसी है महिला, कोई यहाँ से महिला जाएगी और आपके खिलाफ कोई एफआईआर, फेक एफआईआर करवा देगी, और कोई थोड़ा बहुत पैसा दे देगी कि अब इसको गिरफ्तार कीजिए। तो इस आधार पर पुलिस आएगा और आपको अरेस्ट करके लेके जाएगा, आपको पकड़ के लेके जाएगा, और आपको मारपीट करके, डरा धमका करके, इवन बंदूक से डरा करके आपसे ये बोलवाया जाएगा कि बोलो ये तुमने अपराध किया, ये तुमने गलती किया, फलाने व्यक्ति के साथ या फलाने उस महिला के साथ आपने दुर्व्यवहार किया, गाली गलौज किया, या उल्टे पुल्टे आप लोगों ने काम किया। समझ लीजिए, आप इशारे से समझने की कोशिश कीजिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो डरा धमका करके आपका पुलिस एक फाइल पर के, या एक फाइल पे, या एक पन्ने पर आपसे हस्ताक्षर करवा लेगी, या आपसे एक लेटर लिखवा लेगी कि पुलिस आपसे मारपीट करवा के, डरा धमका करके, या डरा धमका कर आप एक पन्ने पर
आपसे सिग्नेचर करवा लिया जाएगा और एक मतलब कि कैमरे में रिकॉर्ड करवा लिया जाएगा आपसे बुलवा करके कि हाँ ये गलती मैंने किया है, आपसे स्वीकार करवा लिया जाएगा। मतलब डरा धमका कर, मारपीट करके, डरा धमका करके एक पन्ने पर सिग्नेचर करवा लिया और कैमरे की मदद से आपसे वीडियो रिकॉर्डिंग करवा लेगा। पुलिस वाले क्या कर लेगा, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेगा और पन्ने पर आपसे सिग्नेचर करवा लेगा कि आपने ये गलती स्वीकार कर लिया, आपने ये गलती किया। लेकिन 24 घंटे के बाद इसी मैटर को न्यायालय में पेश कर दिया जाएगा। अब यहाँ से समझने वाली बात है, न्यायालय में जैसे ये पेश किया जाएगा तो न्यायालय के समक्ष वो पुलिस वाले नहीं होंगे जिस पुलिस वाले ने एफआईआर रजिस्टर किया था। अब ये फेक था, ये क्या था, तो न्यायालय में सिद्ध होगा ना। तो जो एफआईआर जिस पुलिस ने रजिस्टर किया था वो न्यायालय के समक्ष नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब वो अपराधी, जो वो व्यक्ति को जो न्यायालय के सामने जो प्रस्तुत किया गया, जैसे वो कोर्ट के सामने वो व्यक्ति प्रस्तुत किया जाएगा तो उस समय वो पुलिस नहीं होगा। कौन पुलिस नहीं होगा, जिसने एफआईआर रजिस्टर किया है तो नहीं रहेगा। तो वहां पर जाकर के अपना साफ शब्दों में बता देना कि पुलिस वालों ने मेरे साथ मारपीट करके, डरा धमका करके, मेरे साथ बदतमीजी करके, दुर्व्यवहार करके एक पन्ने पर सिग्नेचर करवा लिया और मेरा वीडियोग्राफी करवा लिया, मतलब वीडियो बना लिया। तो इस आधार पर वहां पर जाकर अपना सारा सच्चाई बता देना। और इस मामले में कोर्ट, न्यायालय कोई भी गवाह नहीं मांगता। अब सीधा क्या होगा, पहला नंबर तो जो पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर किया था, जो मारपीट, डरा धमका करके जिसने वीडियो बनाया था, जो न्यायालय के सामने जो गलत प्रस्तुत किया, दस्तावेज को गलत प्रस्तुत किया, जो गवाह को गलत प्रस्तुत किया, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उसके खिलाफ एफआईआर किया जाएगा, इवन सस्पेंड भी कर दिया जाएगा। तो उस सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया जाएगा, इवन हो सकता है हमेशा के लिए टर्मिनेट भी कर दिया जा सकता है। लेकिन मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ वो सस्पेंड तो होकर ही रहेगा। और जिस महिला ने फेक रजिस्टर करवाया था, फेक एफआईआर करवाया था, उसके खिलाफ भी एफआईआर किया जाएगा, यहीं से न्यायालय से होगा। और मैं ये गारंटी देता हूँ जो यहाँ से एक्शन आएगा ना, तो दोनों पर, पहला नंबर तो वो पुलिस सस्पेंड होगा और उस महिला पर जिसने फेक एफआईआर रजिस्टर किया था उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। तो कहने का मतलब आर्टिकल 20 क्लॉज 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट, और इसको समझिए और अपने मतलब कि अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 है, प्रावधान है अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण में बचाओ, अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। अब तो पुलिस वाले क्या है ना, बहुत सारे क्या होता है, पुलिस अरेस्ट करते हैं तो डरा वहां पर आप बोलिएगा मत कि हमारे मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में ये वर्णन है कि हम अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। अब पुलिस वाले, वहां तो बहुत सारे पुलिस रहेंगे, दर्जनों में पुलिस रहते हैं, तो उनसे क्या बहस करोगे, क्या मुंह लगाओगे, चुपचाप सिग्नेचर कर देना, हाँ सर मैंने ही गलती किया, मेरे से ही अपराध हुआ, वहां पर गच लेना। लेकिन जैसे ही न्यायालय जाना सारा कुछ बता देना कि सर देखिए ऐसे हुआ था, डरा धमका कर, मारे पीट करके मेरे पन्नों पर सिग्नेचर करवाया गया, बंदूक के नोक पर मुझे डरा धमका कर सिग्नेचर करवाया गया, मेरा वीडियोग्राफी बनाया गया। और अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अब देखिए मेरा ये प्रमाण है, मेरा ये मतलब अपना तरफ से वहां पर सब कुछ समझा देना, न्यायालय में जाकर सब कुछ बता देना कि देखिए जो फलाना जो अपराध हुआ था ये मेरे द्वारा नहीं हुआ था, उस स्थान पर मैं, उस घटना स्थल पर मैं मौजूद नहीं था, अतः ये जो एफआईआर करवाया गया फलाने पुलिस महोदय के द्वारा उसमें मैं शामिल नहीं हूं। उसके बाद जो उस पुलिस वाले पर या उस सब इंस्पेक्टर पर, दरोगा पर जो एक्शन होगा ना वो वाकई में देखने लायक होगा। मैं तो गारंटी कहता हूँ वो तो सस्पेंड तो होगा ही रहेगा, लेकिन ऐसा अंदाजा भी लगा सकता हो सकता है वो टर्मिनेट भी हो जाए, सस्पेंड तो होगा ही होगा। और जिसने फेक एफआईआर करा उसके ऊपर भी एफआईआर लीगल एक्शन लिया जाएगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 21। अब देखो अनुच्छेद 21 क्या कहता है। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, इसमें क्या प्रावधान है देखो, इसका साधारण भाषा में समझने की कोशिश करो। जियो और जीने दो, जियो और जीने दो मतलब कि आप खुद से अपना प्राण त्याग नहीं कर सकते, सुसाइड नहीं कर सकते, आत्महत्या नहीं कर सकते। कल्पना करो अगर आप सुसाइड करने के लिए जाते हो, आत्महत्या करने के लिए जाते हो, अगर लेकिन आप बच जाते हो, अगर तो आपने आत्महत्या करने की कोशिश करी, अगर आपका डेथ हो गया, आपने सुसाइड कर ही लिया, तो एफआईआर किसके ऊपर होगा? आपने तो सुसाइड कर लिया, तो आपकी तो मृत्यु हो गई। लेकिन जैसे आप सुसाइड करने के लिए जाते हो, आत्महत्या करने के लिए जाते हो, आप बच जाते हो, तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, आपके ऊपर एफआईआर किया जाएगा। आप मतलब कि कहने का मतलब आप स्वयं अपने विरुद्ध अपना स्वयं प्राण त्याग नहीं कर सकते, तो आप खुद से अपना प्राण त्याग नहीं कर सकते, खुद से सुसाइड नहीं कर सकते, आत्महत्या नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने सुसाइड कर ही लिया है ना, आपने सुसाइड कर लिया तो किसके ऊपर एफआईआर किया जाएगा? लेकिन कल्पना करो अगर आप सुसाइड करने के लिए जाते हो, आत्महत्या करने के लिए जाते हो, लेकिन किसी भी कारण से आप बच जाते हो, सुसाइड करने के लिए गए लेकिन बच गए, तो बचने के बाद पुलिस आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, पुलिस के द्वारा आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, आपके ऊपर एफआईआर होगा। तो कहने का मतलब आप अपना प्राण त्याग नहीं कर सकते, जियो और जीने दो, आप अपना प्राण त्याग नहीं कर सकते। आपका प्राण लेने का अधिकार, मतलब आपका मृत्यु का अधिकार, आपका केवल प्राण वही ले सकता है जिसके पास अधिकार किसके पास है? केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा आप मतलब न्यायालय के द्वारा, सीधा को समझो कि केवल न्यायालय ही आपको आत्महत्या मतलब कि आपको ये आदेश दे सकता है, आपका प्राण लेने का अधिकार केवल न्यायालय को, आपके प्राण लेने का अधिकार केवल न्यायालय को। लेकिन कब? जब आप अपराध करते हो। कहने का मतलब
जो सजा का जो प्रावधान है, जो सजा का प्रावधान है, मृत्यु दंड का जो प्रावधान है, तो न्यायालय के द्वारा मृत्यु दंड का प्रावधान है, तो न्यायालय केवल मृत्यु दंड दे सकते हैं। केवल न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड दिया जाता है, केवल कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा मृत्यु दंड दिया जाता है। आप स्वयं अपने तरफ से अपने आप मृत्यु नहीं, मतलब प्राण नहीं त्याग कर सकते। तो ये अधिकार किसके पास है? ये केवल न्यायालय के पास अधिकार है। केवल न्यायालय ही मृत्यु दंड दे सकता है, आपका प्राण ले सकता है, मतलब अपराध करने पर ये मृत्यु दंड दे सकता है। आप स्वयं चाहोगे कि मैं अपना प्राण त्याग दूं या सुसाइड कर लूं, ये आपके अधिकार नहीं है। लेकिन सोचो, अगर आप सुसाइड करने के लिए जाते हो, आत्महत्या करने के लिए जाते हो, बच जाते हो, तो पुलिस आपके ऊपर FIR करेगी, आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो इसी में बोला गया, आर्टिकल 21 में बोला गया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण मतलब जियो और जीने दो, नहीं तो आप अपना प्राण त्याग कर सकते हो, नहीं सुसाइड कर सकते हो, और नहीं किसी व्यक्ति का प्राण ले सकते हो। तो नहीं आप खुद से प्राण त्याग कर सकते हो, नहीं तो आप अपना आत्महत्या कर सकते हो, नहीं किसी व्यक्ति को मार सकते हो, या किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति का प्राण ले सकते हो। तो इसमें जियो और जीने दो बताया गया। लेकिन ये दैहिक स्वतंत्रता क्या है? ये पर्सनल लाइबर्टी क्या है? लाइबर्टी, दैहिक स्वतंत्रता, पर्सनल लाइबर्टी। देखो इसमें बताया गया, मतलब इसे पर्सनल लाइबर्टी के बारे में बताया गया। देखो इसमें अगर साधारण भाषा में समझने की कोशिश करते हैं तो इसमें क्या बताया गया? प्राण का मतलब समझ में आ गया, नहीं तो हम अपना जीवन त्याग कर सकते हैं, नहीं किसी व्यक्ति का जीवन हम ले सकते हैं, नहीं किसी व्यक्ति को हम मृत्यु कर सकते हैं, नहीं किसी व्यक्ति का हम जान ले सकते हैं। तो इसमें आत्महत्या करने का आपको प्रावधान नहीं है। अब किसी भी प्रकार से आप सुसाइड नहीं कर सकते, अब आत्महत्या नहीं कर सकते, सुसाइड भी नहीं कर सकते। सुसाइड को हिंदी में बोला गया आत्महत्या। नहीं तो आप आत्महत्या कर सकते हो, नहीं तो सुसाइड कर सकते हो, और नहीं किसी दूसरे व्यक्ति का प्राण ले सकते हो। लेकिन ये पर्सनल लाइबर्टी क्या है? ये दैहिक स्वतंत्रता क्या है? तो पर्सनल लाइबर्टी में बताया गया कि गरिमापूर्ण, मतलब कि इज्जत से जीने का अधिकार। अब गरिमापूर्ण इज्जत से जीने का अधिकार, फॉर एग्जाम्पल आपको मतलब केवल सांसें लेने का केवल अधिकार है। और आपको देखो, कोई व्यक्ति है 2 से 3 टाइम का भोजन खाता है, 2 से 3 टाइम का भोजन करता है, लेकिन कल्पना करो, सोचो, केवल उसको एक ही टाइम उसको भोजन मिले, एक ही टाइम उसको भोजन मिले, और जो उसका वस्त्र है ना, उसको मतलब कि कहने का मतलब ऑक्सीजन भी मिल रहा है, लेकिन वो पर्यावरण है, वो पर्यावरण दूषित पर्यावरण है, स्वच्छ पर्यावरण नहीं है, उसको जल मिल रहा है। तो भाई जीवित रहने के लिए जल की तो आवश्यकता पड़ती है, तो उसको जल जो मिल रहा है वो स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है, पर्यावरण स्वच्छ नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब उसको जो ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, शुद्ध जल नहीं मिल रहा, शुद्ध भोजन नहीं मिल रहा, टाइम पे भोजन नहीं मिल रहा, और जो पौष्टिक आहार है वो पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा, और जो कम से कम जो 2 से 3 टाइम का जो भोजन होता है वो भी नहीं सही से मिल रहा है। तो क्या उसको जो गरिमापूर्ण जीने का जो आजादी दी गई है आर्टिकल 21 में जो दी गई है, तो गरिमापूर्ण जीने की आजादी दी गई, इज्जत से जीने की आजादी दी गई है, तो क्या इस मतलब कि इसके तहत क्या वो इज्जत से जी पाएगा, गरिमापूर्ण जीवन जी पाएगा? बताओ। गरिमापूर्ण जीने के लिए उसके पास रोजगार होना चाहिए, स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए, स्वच्छ जल होना चाहिए, भोजन होना चाहिए, तभी तो बोल सकता है कि मैं इज्जत से जी सकता हूँ, गरिमापूर्ण जी सकता हूँ। तो कहने का मतलब प्राण, दैहिक स्वतंत्रता, पर्सनल लाइबर्टी। तो पर्सनल लाइबर्टी मतलब गरिमापूर्ण इज्जत से जीने का अधिकार। इसी में आप सरकार से मांग कर सकते हो कि मुझे रोजगार पाने का अधिकार। आप रोजगार का डिमांड करते हो कि हमारे मांगे पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो। बहुत सारी वैकेंसी निकलती है, तो फॉर एग्जाम्पल आपका डिमांड है कि कम से कम 1 लाख की वैकेंसी निकलनी चाहिए, लेकिन सरकार क्या करती है 30,000 20,000 वैकेंसी निकालती है। तो इसमें रोजगार पाने का अधिकार, तो रोजगार नहीं मिल रहा, तो इसके खिलाफ आप सरकार के खिलाफ आंदोलन कर सकते हो, क्योंकि भैया भारत एक लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र में क्या होता है, सरकार के खिलाफ आवाज कर सकते हो, प्रोटेस्ट कर सकते हो, आंदोलन कर सकते हो। तो ये आपको अधिकार देता है, अनुच्छेद 21 देता है, प्राण दैहिक स्वतंत्रता देता है, पर्सनल लाइबर्टी देता है। पर्सनल लाइबर्टी मतलब कि रोजगार पाने का अधिकार, आपका जीवन जीने का अधिकार। अब देखो अनुच्छेद 21 तो बोल दे कि आपको जीवन जीने का अधिकार, लेकिन जिंदा रहने के लिए तो भोजन चाहिए ना, रोजगार चाहिए, कम से कम छोटा मोटा तो रोजगार चाहिए। तो सरकार से रोजगार मांग सकते हो। तो सरकार से रोजगार पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णन है? अनुच्छेद 21 में वर्णन है। रोजगार पाने का अधिकार है ना, रोजगार पाने का अधिकार, स्वच्छ भोजन पाने का अधिकार, स्वच्छ जल पाने का अधिकार। इसीलिए जो लोग वाहन चलाते हैं, तो जो वाहन में जो काला काला धुआं निकलता है तो पर्यावरण को दूषित करता है। तो कहने का मतलब देखो, मैंने आपको पढ़ाया था, अलिपीकरण पढ़ाया था कि वैसा कोई सा भी कानून नहीं लागू किया जाएगा, ये आपके द्वारा ऐसा मतलब कि आपके द्वारा आपके व्यवहार से किसी दूसरे का मतलब मौलिक अधिकार हनन नहीं होना चाहिए। अब देखो बताओ, आप लोग जो ये व्हीकल चलाते हो, 2 व्हीलर हो जाए या 4 व्हीलर हो जाए, तो आप लोग जो गाड़ी चलाते हो उसके पीछे से धुआं निकलता है, काला काला धुआं निकलता है, तो आप लोगों ने तो बोल दिया कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है ना, इसको सुधार करवाने के लिए, इसको जांच करवाने के लिए, इसको रिपेयर कराने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन सोचो, कल्पना करो, आपकी वजह से जो पीछे से जो व्यक्ति आ रहा है उसका तो हानि हो रहा है ना, उसका तो नुकसान हो रहा है। उसको अधिकार दिया गया, स्वच्छ पर्यावरण दिया गया, मतलब कि जो ऑक्सीजन लेने के जो उसको जो बोला गया है कि पर्सनल जो लाइबर्टी है, उसको गरिमापूर्ण जीने का जो आजादी दी गई है, स्वच्छ पर्यावरण की जो आजादी दी गई है, क्या उसको स्वच्छ पर्यावरण मिल पाएगा? क्या उसको शुद्ध ऑक्सीजन मिल पाएगा? क्योंकि आप जो गाड़ी चला रहे हो, आपका जो अधिकार दिया गया कि भाई हम जहां तहां घूम फिर सकते हैं, अपना अधिकार है, मेरे पास अधिकार है कि हम जहां मर्जी वहां घूम फिर सकते हैं। तो आप गाड़ी से तो घूम रहे हो, लेकिन जो उसके पीछे जो काला धुआं निकल रहा है, जो पॉल्यूशन फैला रहा है,
है ना, उस वातावरण को, उस पर्यावरण को जो दूषित कर रहा है, तो दूसरे के लिए हानि पहुंचा रहा है, उसके ऑक्सीजन लेने में ये समस्या हो रही है, तो कहीं ना कहीं दूसरे के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। आप तो बोल दे कि भाई मुझे आर्टिकल 90 वाले अनुच्छेद 19 के तहत मुझे ये घूमने फिरने की आजादी दी गई है, तो आप लोगों ने तो बोल दिया कि आर्टिकल 19 के तहत मुझे घूमने फिरने की आजादी दी गई, लेकिन आपका वो आजादी, किसी प्रकार की वो आजादी नहीं माना जाएगा कि आप दूसरे की आजादी को उल्लंघन करें, आप दूसरे के मौलिक अधिकार को उल्लंघन करें। तो आर्टिकल के 19 के तहत आप घूम फिर सकते हो, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि किसी दूसरे का अधिकार का उल्लंघन ना हो। तो आर्टिकल 21 ये कहता है पर्सनल लाइबिलिटी, उसका पर्सनल लाइबिलिटी है कि आप स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार है, इस व्यक्ति को स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार है। अब इसलिए गाड़ी से जो पोल्यूशन निकलता है, इसलिए पुलिस आपके ऊपर फाइन करती है, फाइन मारती है कि आपका जो गाड़ी है काला धुआं नहीं निकलना चाहिए, मतलब पॉल्यूटेड होना चाहिए, उसका रिपेयर होना चाहिए। हालांकि शहरों में ये सब देखा जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, इसीलिए आपका गाड़ियों से अगर काला धुआं निकल रहा है तो पुलिस के द्वारा फाइन मारा जाता है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि हमें फाइन, गाड़ियों जो फाइन लगाया जाता है, जो फाइन लगाया जाता है कि जो हम लोग व्हीकल चलाते हैं, गाड़ी 2 व्हीलर हो जाए या 4 व्हीलर हो जाए, जो गाड़ी चलाते हैं उससे जो काला धुआं निकलता है, तो काला धुआं निकलता है, उसके काले धुआं पर क्यों पुलिस के द्वारा फाइन मारा जाता है? क्योंकि इससे पर्यावरण दूषित हो रहा है, दूसरे व्यक्ति को उसका जो मौलिक अधिकार, उसका मौलिक अधिकार बना रहा है, उसका पर्सनल लाइबिलिटी बना रहा है, उसको जो पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण चाहिए, शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए, वो पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण बना रहा है। आई बात समझ में? इसके अलावा हेलमेट लगाने को पुलिस कहता है कि हेलमेट क्यों लगाना चाहिए। कल्पना करो, आप गाड़ी से जा रहे हो, हेलमेट नहीं पहन रखे, लेकिन जैसे ही गिरते हो, मतलब मुंह के बल गिरते हो, तो हो सकता है आपके शरीर में, हाथ पैर में चोट लगे तो संभावना है कि आप बच सकते हो, लेकिन अगर मस्तिष्क में अगर चोट लग जाए तो बहुत कम संभावना है कि आप बच सकते हो, या मतलब गंभीर चोट आ सकता है। तो कहने का मतलब आपने तो खुद से प्राण त्याग दिया, लेकिन अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं देह स्वतंत्रता, मतलब खुद से प्राण त्याग नहीं कर सकते। अब गाड़ी चला रहे हो फुल स्पीड में, अब गाड़ी कैसे चलाओगे, फुल स्पीड में चलाओगे, धीमा चलाओगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सोचो, अगर आपने हेलमेट नहीं पहन रखा, अगर आपको कहीं पे गिरते हो, चोट आता शरीर में, तो कहने का मतलब आपने खुद से प्राण त्याग दिया, खुद से प्राण त्याग दिया ना। गाड़ी चला रहे हो, ठोकर लगा, आप खुद से गिर गए, तो कोई आपका तो मतलब किसी दूसरे व्यक्ति का तो दोष नहीं है, आपने खुद से ठोकर मारा है, खुद से खंबे पे जाकर मतलब ठोकर मारा है, या पुल पे जाकर ठोकर मारा है, कहीं भी जाकर आपने ठोकर मारा, आपके शरीर में चोट आ गया, आपके मस्तिष्क में चोट आ, सिर में चोट आ गया, इसकी वजह से आपका मौत हो गई, मृत्यु हो गई। तो कहने का मतलब आपने अनुच्छेद 21 का उल्लंघन किया, जबकि संविधान ये कहता है प्राण एवं देह स्वतंत्रता, मतलब जियो और जीने दो। आप स्वयं अपना प्राण त्याग नहीं कर सकते। प्राण लेने का अधिकार, मतलब मृत्यु दंड का अधिकार केवल न्यायालय को और किसी व्यक्ति को मतलब यह अधिकार नहीं दिया गया कि प्राण त्याग दे सकते हो। नहीं तो किसी दूसरे व्यक्ति का प्राण ले सकते हो, नहीं तो खुद से प्राण त्याग दे सकते हो। इसीलिए हेलमेट लगाने का अधिकार आपको, जो हेलमेट, जो पुलिस बार बार, प्रशासन आपको बार बार बोलती है हेलमेट लगा के चलो, हेलमेट लगा के चलो, ये आपका अधिकार है भाई। आर्टिकल 21 के तहत आप हेलमेट लगाते हो कि मेरा मूल अधिकार है, मुझे अपना मतलब कि अपना जीवन बचाना है, मुझे अपना जीवन बचाना, इसलिए मैं हेलमेट लगाता हूँ। आई बात समझ में? तो हेलमेट लगाने का अधिकार, वायु जो ये होता है, जो निकलता है, पॉल्यूशन निकलता है गाड़ी के द्वारा, जो पॉल्यूशन होता है, काला धुआं निकलता है, तो इसको जो बोलते हैं प्रशासन, इसको बोलते हैं कि इसको रिपेयर कराओ, काला धुआं नहीं निकलना चाहिए, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, जो वातावरण को पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, शुद्ध ऑक्सीजन, ताकि जो पीछे से व्यक्ति आ रहा है उसको शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। तो ये तमाम प्रकार के जो हम लोग देखने को मिलते हैं आर्टिकल 21 से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंक होता है। तो पर्सनल लाइबिलिटी, एक और एग्जांपल, एक फनी एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखो हम लोग, मैं एक बिहार स्टेट से बिलोंग करता हूँ, तो बिहार राज्य में ना बहुत जगह ऐसे प्रांत, मतलब कि बिहार राज्य में कुछ ऐसे जगह है जहां पर शादी विवाह, पकड़ुआ विवाह होता है। आप लोगों ने सुना होगा, थोड़ा सा फनी एग्जांपल है, आप लोग समझने की कोशिश करना। पकड़ुआ विवाह होता है, कहने के मतलब बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो गाँव होते हैं ना, तो जहां वहां पर शादी विवाह, मतलब की कुछ ऐसे लड़कियां होती है जिनकी शादी विवाह जल्दी नहीं लग रही है, तो वहां पर क्या होता है ना, पुरुषों को पकड़ कर जबरदस्ती विवाह करवाया जाता है, जबरदस्ती उनका शादी विवाह करवा दिया जाता है। तो वैसे कंडीशन में, हालांकि पुरुष चाह रहा है कि मेरा मतलब कि मैं, पुरुष का मर्जी है, देखो उसकी मर्जी के खिलाफ अगर शादी विवाह हुआ तो कहीं ना कहीं ये उसका अपना मतलब कि उसकी आजादी का उल्लंघन हो रहा है, उसकी स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है। तो कह सकते हैं जो मेरा पर्सनल लाइबिलिटी, जो मुझे इज्जत से जीने की आजादी है, जो मुझे गरिमापूर्ण, मुझे अपने मतलब कि अपने अनुसार जीने की आजादी है, जो मुझे गरिमापूर्ण जीने की आजादी दी गई अनुच्छेद 21 के तहत मुझे इज्जत से जीने की आजादी, और वो चाह रहा है कि मुझे अभी शादी नहीं करना है, 5 वर्ष के बाद शादी करना है, या मुझे जीवन भर अभी शादी नहीं करना है, जीवन भर मुझे अभी शादी नहीं करना है, तो यह करूंगा शादी 2-4 साल के बाद करूंगा। तो उस व्यक्ति को अगर जबरदस्ती पकड़ कर विवाह कर दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, उसके पर्सनल लाइबिलिटी का उल्लंघन हो रहा है, उसका मतलब कि उसको जो इज्जत है, इज्जत का सवाल है भाई। जैसे वो उसका अगर पकड़ करके जबरदस्ती विवाह हो जाएगा, तो भाई उसको तो गरिमापूर्ण है ना, उसको तो बोला ये गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, वो अपने इच्छा अनुसार जी सकता है। तो कहीं ना कहीं उसका जो पर्सनल लाइबिलिटी का हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। हालांकि ये सब बिहार में देखा जाता है पकड़ा हुआ भी होता है भाई, बिहार स्टेट में ऐसा। तो
यह उसका पर्सनल लाइबिलिटी है। और देखते इसमें एकांत रहने का अधिकार एवं निजता का अधिकार। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि जो एकांत रहते, किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे एकांत रहने का अधिकार है। तो ये अनुच्छेद 21 के तहत एकांत रहने का अधिकार दिया गया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको एकांत मतलब अकेले रहने का उन्हें अच्छा लगता है। तो कहने का मतलब वो कहते हैं कि भाई देखो, जो मेरा पर्सनल लाइबिलिटी है, मुझे अच्छा से मतलब कि इज्जत से रहने का जो मुझे अधिकार दिया गया, गरिमापूर्ण रहने का अधिकार दिया गया। अब बोला गया जियो और जीने दो। मैं मतलब कि अपना जीवन में अच्छे से व्यतीत करता हूँ अकेले रहने में, मतलब कि दोस्तों के बीच में या फैमिली के बीच में मैं अच्छे से रह नहीं पाता। ये मेरा जीवन का सवाल है, मेरे जिंदगी का सवाल है। तो ये मुझे एकांत में रहने का मुझे बहुत अच्छा लगता है। एकांत रहने पर मतलब अकेले से मैं बात करना, अकेले में रहना, एकांत रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अनुच्छेद 21 के तहत ये आपको अधिकार दिया जाता है, एकांत रहने का अधिकार, है ना, अकेले रहने का अधिकार या एकांत रहने का अधिकार, इवन आपको निजता का अधिकार। इसमें राइट टू प्राइवेसी दिया जाता है। अब देखो, राइट टू प्राइवेसी की बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको दूंगा। पहले ये समझो, एकांत रहने का अधिकार, एकांत रहने का अधिकार और विदेश भ्रमण का अधिकार। देखो, अनुच्छेद 19 में यह प्रावधान है कि भ्रमण का अधिकार, लेकिन कौन सा भ्रमण? भारत के अंदर किसी भी स्टेट, किसी भी जिला में भ्रमण करने का अधिकार आपको अनुच्छेद 19 देता है। लेकिन विदेश भ्रमण का अधिकार अनुच्छेद 21 देता है। अब बहुत लोग बोलोगे भाई मेरा जीवन, मेरा पर्सनल लाइबिलिटी है, मुझे इज्जत से जीने का आजादी, और मुझे मेरा इज्जत कैसे बढ़ेगा? मतलब मेरा गरिमापूर्ण है, मुझे गरिमा से रहने का आजादी दी गई है, इज्जत से रहने का आजादी दी गई है, और मैं अपने आप को एक स्वतंत्र तब व्यतीत करता हूँ जब मैं विदेश भ्रमण पे जाता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे जीवन का मामला है, ये मेरे निजी मतलब की जिंदगी का मामला है, ये मेरे जीवन का मामला है। मैं विदेश भ्रमण पे जाऊंगा, एकांत रहूंगा। तो एकांत रहने का अधिकार, विदेश भ्रमण का अधिकार अनुच्छेद 21 देता है। अर्थात अनुच्छेद 21 के तहत आप विदेश भ्रमण पे जाते हो, आप कहीं भी जाओ, मलेशिया जाओ, सिंगापुर जाओ, दुबई जाओ, मलेशिया जाओ, इवन आप ब्रिटेन जाओ, कहीं भी जाओ, इवन चाइना, पाकिस्तान, कहीं भी जाओ, आप विदेश भ्रमण पे जाते हो। एक हो गया भारत के अंदर, तो भारत के अंदर कहीं भी घूमने फिरने की आजादी अनुच्छेद 19 देता है। लेकिन विदेश भ्रमण की आजादी अनुच्छेद 21 देता है। अनुच्छेद 21 ये कहता है कि आपको जीवन जीने की आजादी दी गई है, आप किसी भी तरीके से आप जीवन जी सकते हो। मतलब आपके भाई जीवन, आपको जिंदगी दी गई है। अब बोलोगे भाई मतलब कि कह सकते हो कि मैं विदेश भ्रमण पे मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब मैं विदेश भ्रमण पे जाता हूँ, विदेश घूमने के लिए जाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब बोल सकते हो कि एकांत रहने का अधिकार, अकेले रहने का अधिकार अनुच्छेद 21 और विदेश भ्रमण का अधिकार अनुच्छेद 21। हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, आप यहाँ पर कोमा लगा के लिख लेना। एकांत रहने का अधिकार, विदेश भ्रमण का अधिकार अनुच्छेद 21 एवं निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक मोबाइल है, और कोई व्यक्ति इसमें मेरा पर्सनल फोटो है या फिर किसी प्रकार का इसमें मतलब मेरा पर्सनल डॉक्यूमेंट है, कोई व्यक्ति मुझसे मोबाइल मांगता है और इसका पासवर्ड पूछता है, क्या मैं उस व्यक्ति को पासवर्ड शेयर करूं? हाँ, मेरी मर्जी होगी तो मैं पासवर्ड दूंगा, लेकिन कोई जबरदस्ती पासवर्ड मांगेगा तो ये मेरा निजता का अधिकार का उल्लंघन होगा, मेरा हनन होगा। अगर मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 32 में ये प्रावधान है, कोई भी आपका अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है सीधा आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो इसीलिए आपको जो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, उसमें जो भी आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट है, अगर उसका कोई आपको उसका पासवर्ड मांगता है, जबरदस्ती पासवर्ड मांगता है, इवन कोई इस पर अटैक करता है, साइबर अटैक करता है, और इस पर साइबर अटैक करके, है ना, किसी भी प्रकार से अटैक करके या हैकिंग करके, किसी भी प्रकार से अटैक करके या हैकिंग करके आपको पर्सनल डाटा उठा करके और उसका कोई मिसयूज करता है, तो समझ जाओ उस व्यक्ति का, उस मालिक का किस अनुच्छेद का उल्लंघन हुआ? उसका अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हुआ। उसका जो राइट टू प्राइवेसी है, निजता का अधिकार, उसका उल्लंघन हुआ। अतः अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अब इस आधार पर कोई भी आपका मोबाइल पर कोई साइबर अटैक करता है, कोई हैकिंग का शिकार बनाता है, हैक करके आपका पर्सनल डाटा चुराता है, आपको ये खबर मिल जाता है कि फलाने व्यक्ति ने मेरा मिसयूज किया, मेरा पर्सनल डाटा उठाया, कुछ भी उठाया, इवन आपका फोटो भी उठाया ना, बिना आपके पासवर्ड अनुमति लिए, बिना आपका हैकिंग का जो होता है ना, बिना अनुमति लिए, बिना मुझसे परमिशन लिए मेरा मोबाइल को हैक किया और मेरे पर्सनल डाटा को यूज किया, तो इसके आधार पर अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। बोल सकते हो कि अनुच्छेद मेरा 21 का उल्लंघन किया है, जो मेरा निजता का अधिकार है, ये मेरा उल्लंघन किया, और इसमें मेरा निजी जीवन का मामला है, मेरा जीवन का मामला है। अगर ये कुछ मिसयूज करता है तो मेरे जीवन का बात आ जाएगा। मतलब कि जो बोला गया यहाँ पर गरिमापूर्ण जीवन का आजादी। फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। कोई एक व्यक्ति है, ए नाम का कोई व्यक्ति है, ये किसी बी नाम की कोई महिला के साथ रिलेशनशिप में है। तो ए व्यक्ति का रिलेशनशिप और इसका पर्सनल फोटो ए मोबाइल के में है ना, ए के मोबाइल में। जैसे ए के मोबाइल में जो पर्सनल उसका फोटो है, उसका रिलेशनशिप का फोटो है, और वो लीक होता है, तो भाई इसका तो जीवन का सवाल है ना, इसका तो जीवन फिर नरक बन जाएगा। मतलब कि इसका इज्जत ही क्या रहेगा? और समाज में, सोसाइटी में इसके रिलेशन के बारे में अगर हल्ला हो जाएगा, मतलब पता चलेगा, हमारा जो भारतीय जो कल्चर है ना, जो ये ब्रिटिश, जो ये यूरोपियन कल्चर है, इसको स्वीकार नहीं करता। ये यूरोप का कल्चर है जो आज के डेट में जो चल रखा है, लिव इन रिलेशन जो चल रखा है, तो हमारा कल्चर नहीं, यूरोप का कल्चर। लेकिन मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूं। ये नाम कोई व्यक्ति कोई रिलेशनशिप में रहता है, उस रिलेशनशिप
रिलेशनशिप का कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट है या कोई पर्सनल फोटो है, अगर ये पर्सनल फोटो कोई अटैक करके इसके मोबाइल पर बिना इससे परमिशन लिए उसका कोई पर्सनल डाटा लेकर के, पर्सनल फोटो लेकर के वो समाज में, सोसाइटी में अपन फैला देता है, तो कहने का मतलब उसको जो निजता का अधिकार को उसका उल्लंघन किया। और साथ ही साथ ये बोल सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अर्जी लगा सकता है कि मेरा मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ। पहला नंबर मेरा निजता का अधिकार का उल्लंघन हुआ, और दूसरा नंबर जो मेरा जो बताया गया पर्सनल लाइबिलिटी बताया गया कि इज्जत से रहने का आजादी जो दी गई है अनुच्छेद 21, इसका मेरा उल्लंघन किया गया। इज्जत से जो गरिमापूर्ण आजादी दी गई है कि गरिमापूर्ण से आप रह सकते हो, गरिमा से आप रह सकते हो, कहने का मतलब इज्जत से आप रह सकते हो। अब मेरी इज्जत ही क्या रही, इसने मेरे अटैक के मोबाइल पर और मेरे पर्सनल डाटा को लेकर के समाज में, सोसाइटी में, पूरे गांव टोले मोहल्ले में मेरे मतलब कि पर्सनल डाटा को लेकर के सब जगह फैला दिया। पहला नंबर तो इसने निजता जो मेरा जो राइट टू प्राइवेसी है, जो मेरा निजता का अधिकार उसका उल्लंघन किया, और जो मेरा पर्सनल लाइबिलिटी है उसको भी उल्लंघन किया। तो कहने का मतलब उस व्यक्ति को जिसने अटैक किया था, जिस व्यक्ति ने इसके मोबाइल पर अटैक किया था और इसके जो पर्सनल डाटा को उठा करके जो मिसयूज किया था, उसके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा। और साथ ही साथ ये जो महिला वो भी आरोप लगा सकते हैं, मतलब कि दोनों डबल आरोप लगाए जाएंगे, 2 आरोप लगाए जाएंगे उस व्यक्ति के ऊपर। तो कहने का मतलब निजता का अधिकार और पर्सनल लाइबिलिटी आपको समझ में आ गया ना, मतलब कि गरिमापूर्ण जीवन जीने की आजादी दी गई है, आपको इज्जत से जीने की आजादी दी गई है, और प्राण में मतलब कि जियो और जीने दो, नहीं तो फॉर एग्जाम्पल आप एक नदी में कूदने के लिए गए, है ना, एक पुल पर से नदी में कूदने के लिए गए, लेकिन किसी व्यक्ति ने पकड़ लिया और ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, तो समझ जाओ, और ये प्रशासन के पास लगे तो आपके ऊपर FIR हो जाएगा। तो कहने का मतलब खुद से आत्महत्या नहीं कर सकते, सुसाइड नहीं कर सकते, और नहीं किसी व्यक्ति का प्राण ले सकते हो। तो जियो और जीने दो, अत्यधिक स्वतंत्रता मतलब कि पर्सनल लाइबिलिटी, कहने का मतलब इज्जत से जीने की आजादी, इसी में एकांत रहने का अधिकार, भ्रमण करने का अधिकार और निजता का अधिकार। निजता मतलब समझ गए, राइट टू प्राइवेसी। एक और एग्जांपल के माध्यम समझने की कोशिश करते हैं। कोई एक महिला है, एक शादीशुदा महिला है, रात 12 बजे किसी व्यक्ति के साथ या किसी अन्य पुरुष के साथ वो चैट कर रही है, व्हाट्सएप पे बातें कर रही है। इधर से उसका हस्बैंड आता है, हालांकि ये शादीशुदा महिला है, अब इधर से उसका हस्बैंड आता है और पता चलता है कि किसी के रात के साथ ये किसी से बातें कर रही है या किसी से चैट कर रही है। अब ये महिला से पूछता है, वो अपने वाइफ से, अपनी पत्नी से पूछता है कि बताओ तुम किससे बातें कर रही थी, किससे चैट कर रही थी, अपना मोबाइल दिखाओ। लेकिन जैसे ही पूछता था, इस महिला ने अपने मोबाइल को बंद कर लेती है, स्विच ऑफ कर लेती है। अब ये पुरुष इससे बार बार पूछता है कि अब तुम अपना पासवर्ड बताओ, अपना ये मोबाइल का पासवर्ड बताओ, लॉक खोलो। तो क्या ये महिला खोल सकते? जी नहीं। वो बोल सकते दिस इज माई राइट टू प्राइवेसी, ये हमारा निजता का अधिकार है, मैं अपना पासवर्ड नहीं खोलूंगी। अब ये मामला कोर्ट में लेके जाता है कि देखो मेरी पत्नी इस प्रकार से ये घटना कर रही है, किसी और व्यक्ति के साथ अवैध संबंध रख रही है, किसी और के साथ बातचीत कर रही है। तो ये न्यायालय कहता है कि देखो उसका तो निजता का अधिकार है, वो तो कुछ भी कर सकती है, उसका राइट टू प्राइवेसी है, उसको भी अपनी गरिमापूर्ण जीने की आजादी दी गई, उसको भी पर्सनल लाइबिलिटी दी गई है, उसको भी राइट टू प्राइवेसी दी गई। तो ये अपना पासवर्ड नहीं बताएगी, है ना, और इसको भी पर्सनल लाइबिलिटी दी गई, मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ रह सकती है, घूम फिर सकती है, किसी भी व्यक्ति के साथ ये संबंध बना सकती है, इसकी मर्जी है। लेकिन इस आधार पर इस महिला के साथ तुम डिवोर्स ले सकते हो, तलाक ले सकते हो, क्योंकि एक संबंध को खराब कर रहा है। एक महिला रात को 12 बजे किसी के साथ मतलब बातचीत कर रही है या किसी से मतलब चैट कर रही है, लेकिन वो पासवर्ड मोबाइल बंद कर लेती है। अब यहाँ से उसका पुरुष आता है, उसका मतलब कि हस्बैंड आता है, बोलते हैं कि तुम अपना पासवर्ड का मोबाइल का पासवर्ड बताओ, तो ये तो पासवर्ड नहीं बताएगी क्योंकि उसका राइट टू प्राइवेसी है, उसका निजता का अधिकार है, तो पासवर्ड नहीं बताएगा। इस आधार पर इस ठोस सबूत को लेकर के वो सीधा न्यायालय में पहुंचेगा, वो पुरुष, उसका हस्बैंड पहुंचेगा, इस आधार पर इस महिला से वो तलाक ले सकता है। कहने का मतलब कोई एक महिला अवैध संबंध रखती है, किसी दूसरे पुरुष के साथ अगर बातचीत करती है, ऑलरेडी वो शादीशुदा है, तो उसके ऊपर कोई FIR नहीं होगा। पहला नंबर, उसके ऊपर कोई FIR नहीं होगा। लेकिन अगर ये पुरुष चाहेगा तो इसे तलाक ले सकता है। किस आधार पर? क्योंकि ये अवैध संबंध रख रहा है, उस संबंध को खराब कर रहा है, तो इसके ऊपर नहीं FIR होगा, किसी प्रकार का केस नहीं होगा। किस आधार पर केस नहीं होगा? क्योंकि उसका निजता का अधिकार है, वो कुछ भी कर सकती है, अपना मोबाइल को प्रोटेक्ट कर सकती है, किसी को पासवर्ड नहीं बता सकती है, और उसको पर्सनल लाइबिलिटी दी गई है, मतलब उसको गरिमा इज्जत से जीने की आजादी, उसको जो मर्जी आएगा वो करेगी वो, लेकिन उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई FIR नहीं कर सकता। लेकिन पुरुष चाहेगा तो इस आधार पर वो तलाक ले सकता है। आई बात समझ में? एक केस मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दिल्ली का भी CM है केजरीवाल को जब आरोप लगा था, शराब घोटाले का जब आरोप लगा था, तो उनके पास एक आईफोन था। तो CBI जब ED का जब उनके ऊपर रेड पड़ा था, तो उनके मोबाइल में बहुत सारे उसके डॉक्यूमेंट थे, बहुत सारे उनके मोबाइल में था कुछ। तो उन्होंने लगा कि चलो इस मोबाइल से कुछ देखते हैं, इन्फॉर्मेशन कुछ मिल जाए। तो जो ED का जो रेड पड़ा, तो उनका मोबाइल जब्त कर लिया जाता। वो था आईफोन था, तो आईफोन को जब्त कर लिया गया। अब उनसे पूछा जाता है, केजरीवाल से पूछा जाता है कि अपना आईफोन का पासवर्ड बताओ। तो केजरीवाल कहते हैं दिस इज माय राइट टू प्राइवेसी, ये मेरा निजता का अधिकार है, मैं अपना पासवर्ड नहीं बताऊंगा। तो ED उनका मोबाइल जब्त कर लेता है। अब आईफोन की एक खासियत है ना कि उसका पासवर्ड आप तोड़ नहीं सकते। अब तोड़ने की कोशिश करते हो, अगर पासवर्ड टूट जाता है तो उसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी उसके अंदर इन्फॉर्मेशन, सारे डिलीट हो जाएगा, सारे ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। लेकिन एंड्रॉइड में ऐसा नहीं है। अगर इसका पासवर्ड आप तोड़ते हो या हैकिंग करते हो ना, तो इसका पासवर्ड टूटेगा, अंदर का डॉक्यूमेंट, जो भी अंदर का जो भी इन्फॉर्मेशन, वो सारा का सारा सेफ रहेगा।
यही खासियत होता है आईफोन। जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं ना, जितने बड़े बड़े नेता या सेलिब्रिटीज होते हैं, इसलिए वो आईफोन रखते हैं, क्योंकि उसका जो पासवर्ड होता है ना, किसी भी तरह से अगर मोबाइल खो गया, फॉर एग्जाम्पल मेरा मोबाइल खो गया ना, तो इसके अंदर जो डाटा है ना उसके साथ मिसयूज हो सकता है, लेकिन आईफोन के साथ ऐसा नहीं होगा। और उसका पासवर्ड, तो पासवर्ड कैसे पता चलेगा? उसको पासवर्ड मालूम होता है तो पासवर्ड के जरिए मोबाइल खोलेगा। लेकिन जैसे वो पासवर्ड तोड़ता है आईफोन का, तो उसके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट है, जितने भी उसके अंदर फाइल है, सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। इसीलिए जब केजरीवाल पर जब शराब घोटाले का जब आरोप लगाया था, ईडी का जो उस पर छापा मारा गया था, मतलब कि जब रेड लगा था, तो उनका आईफोन जब्त किया गया था। उनसे पासवर्ड पूछे कि बता पासवर्ड, तो उन्होंने बोला कि मैं पासवर्ड नहीं बताऊंगा, ये मेरा निष्ठा का अधिकार है। तो पासवर्ड नहीं तो पासवर्ड डिलीट कर सकते हैं, और पासवर्ड को रीसेट करने की कोशिश किया, अगर पासवर्ड को किसी भी तरह से क्रैक करने की कोशिश किया, तो सारा इन्फॉर्मेशन अंदर का डिलीट हो जाएगा। तो ये होगी, कितने सारे मैंने एग्जांपल दिए। पहले मैंने बताया हमको रिलेशनशिप का, और कोई व्यक्ति अगर अवैध संबंध रखता है तो उसका निष्ठा का अधिकार हो सकता है, हाँ, उसका पर्सनल लायबिलिटी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर तलाक का कारण बन सकता है। केजरीवाल का उदाहरण मैंने आपको दिया, और भी बहुत सारे निष्ठा का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी है। अगर मेरा कोई इस पर कोई साइबर अटैक करता, कोई हैकिंग करता, तो इस आधार पर मेरा निष्ठा का अधिकार का उल्लंघन होगा, मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ रीट जारी करके। अब देखो अनुच्छेद 21 के का देखो, शिक्षा का अधिकार, देखो ये संशोधन करके इसमें बढ़ाया गया। देखो संविधान में ABCD करके जहां भी आ जाए समझ जाना संशोधन करके उसे जोड़ा गया। तो अनुच्छेद 21 के क्लोज फर्स्ट में देखते हैं, क्लोज ए में देखते हैं, तो शिक्षा का अधिकार राज्य द्वारा, स्टेट के द्वारा 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। 6 से 14, देखो आप लोग आधार कार्ड बनाते हो, तो आधार कार्ड जो लोग वाला आधार कार्ड होता है ना, तो आधार कार्ड के पीछे में लिखा होगा कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक कि मैट्रिक की परीक्षा, मतलब कि मैट्रिक तक पढ़ा देना अनिवार्य, मतलब अनिवार्य रूप से मैट्रिक की परीक्षा करवा देना चाहिए, मैट्रिक तक आराम से पढ़वा देना चाहिए उन बच्चों को। इधर मैं बताऊं, इधर ठीक है। तो आधार कार्ड में लिखा हुआ था, पीछे उसके बैक साइड में आप देखोगे तो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को मैट्रिक की शिक्षा अनिवार्य रूप से करवा देना चाहिए, ये पीछे लिखा होता है। ये राज्य की जिम्मेदारी होती है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के अनिवार्य एवं निःशुल्क, मतलब अनिवार्य रूप से, मतलब कि नेसेसरी होना चाहिए, और निःशुल्क, बिना किसी शुल्क के, बिना किसी चार्ज के निःशुल्क शिक्षा दिया जाना चाहिए। कब तक? 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों तक के लिए। और इसी में लिखा गया कि 0 वर्ष से, मतलब कि स्टार्टिंग से लेकर के 6 वर्ष के बच्चों, मतलब बच्चों के 0 वर्ष, मतलब कि 1 साल से लेकर के 6 वर्ष बच्चों के लिए उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाएगा। ना केवल 6 से 14 वर्ष के लिए एजुकेशन पर ध्यान जाएगा, बल्कि जो मतलब कि जो स्टार्टिंग से होता है, जो बच्चा जब जन्म लेता है, तो जन्म से लेकर के 6 वर्ष के बच्चों के लिए उनके स्वास्थ्य पर ध्यान रखा जाएगा। बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं 5 साल से या 6 साल के जो नीचे बच्चे होते हैं, तो उनका पोलियो का टीका लगाया जाता है, खांसरा का पोलियो का टीका लगाया जाता है, खांसरा का टीका लगाया जाता है। क्या जो पोलियो को जो टीका लगाया जाता है, जो घर घर आते हैं लगाने के लिए, क्या उसके बदले में कोई चार्ज लिया जाता है? जी नहीं। तो इसी में प्रावधान है, अनुच्छेद 21 क्लॉज ए में प्रावधान है कि जो स्टार्टिंग जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे जन्म लेते हैं, तो जन्म लेने के बाद 6 वर्ष के बच्चों के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों को उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा, और 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के लिए बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। ये बातें लिखी गई है, ये बातें कहां प्रावधान है? ये चीजें प्रावधान है अनुच्छेद 21 के ए में प्रावधान है। अब देखते हैं अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण में बचाओ। कुछ दशाओं में कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं, जब गिरफ्तारी किया जाता है तो उसके संरक्षण दिया जाता है, उसका बचाव किया जाता है। अब सोचो, कल्पना करो, पुलिस के द्वारा, ये प्रशासन के द्वारा कौन सी कंडीशन में बचाव किया जाएगा? आप कोई बड़ा क्राइम करते हो, ताकि उस समय आपका बचाव किया जाएगा? जी नहीं, उस समय आपको लाठी चलाया जाएगा, मतलब कि लाठी चलाया नहीं जाएगा। तो जब कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं, जब आप कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जहां अपराधी लोग बड़ा क्राइम करते हैं, जब बड़ा क्राइम किया जाता है तो उसमें संरक्षण नहीं किया जाता, उसमें बचाव नहीं दिया जाता। तो जो जमीनी मामला होता है, जो छोटे मोटे जो केस होते हैं, जो जमीनी मामला होता है, जो जिसको हम बोलते हैं दीवानी केस, सिविल केस बोला जाता है, तो सिविल केस छोटा मोटा अपराध में आता है। तो जो सिविल केस होता है, जो छोटे मोटे केस होते हैं उसमें संरक्षण दिया जाता है। तो अनुच्छेद 22 में लिखा है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में से संरक्षण। तो जो बड़े क्राइम होते हैं, जो बड़े अपराध होते हैं, उसमें संरक्षण, उसमें बचाव नहीं किया जाता है। लेकिन जो छोटे मोटे क्राइम होते हैं उसमें संरक्षण, उसमें बचाव दिया जाता है। क्या बचाव दिया जाता है? देखो, अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए आए तो अपने गिरफ्तारी का कारण जान सकते हो, लेकिन कब? अब सोचो, किसी का आप मर्डर करोगे, या किसी का एसिड अटैक हो गया, या मर्डर हो गया, या समझ लो किसी का किडनैपिंग करोगे। अब सोचो, किसी का आप लोगों ने किडनैपिंग किया, आपने किसी का किडनैपिंग किया, उसके बाद अब पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए आती है। अब पूछते हो कि बताओ मुझे किस कारण से अरेस्ट करने के लिए आए हो, तो भाई पुलिस वहां पर कारण के साथ साथ बताएगी, थप्पड़ मार के बताएगी। आपने किसी का किडनैप किया और पुलिस से पूछ रहे हो, प्रशासन से पूछ रहे हो कि मुझे किस वजह से अरेस्ट किया जा रहा है,
सोचो, कल्पना करो। लेकिन आपके ऊपर दीवानी मामला होता है, कोई सिविल केस होता है, छोटा मोटा केस होता है, तो उस अवस्था में अगर कोई पुलिस आपके अरेस्ट करने के लिए आती है, गिरफ्तार करने के लिए आती है, तो अपने गिरफ्तारी का कारण जान सकते हो कि भाई किस बात पर मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, किस आधार पर मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। तो छोटे मोटे जो केस होते हैं ना, जो FIR रजिस्टर हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि आपके पड़ोसी कोई फेक FIR करवा दिया जाता है, या किसी भी कारण से आपके ऊपर फेक FIR हो गया, तो उस अवस्था में पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है। तो वैसी अवस्था में, हालांकि पुलिस को क्या पता कि फेक FIR हुआ है कि रियल FIR हुआ है, तो वैसी अवस्था में गिरफ्तारी के कारण जान सकते हो। क्योंकि बताइए कि मेरा गिरफ्तारी हो रहा है, उस गिरफ्तारी होने के क्या कारण है, किस आधार पर मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन कल्पना करो, आपने बड़े अपराध किया, किसी का मर्डर किया, ये एसिड अटैक किया, या आप लोगों ने किडनैपिंग किया, या बैंक लूटा है आप लोगों ने, या चोरी किया है, डकैती किया, उस आधार पर अगर पुलिस अरेस्ट करने के लिए आ रही है, उस आधार पर आप उस समय पूछते हो कि बताइए सर, प्रशासन से पूछते हो कि बताइए सर किस आधार पर हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उस समय आपको बताया नहीं जाएगा। आपको मतलब कि कहने का मतलब आपको वैसा बताया जाएगा, आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब गिरफ्तारी का कारण तभी जान सकते हो जब आप सिविल केस करते हो, छोटे मोटे केस करते हो। तो अपने रुचि के वकील, मामला कोर्ट में प्रस्तुत करने का अधिकार, अपने रुचि के मतलब अपने मनपसंद का वकील आप चयन कर सकते हो और कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हो। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपका कोई छोटा मोटा केस हुआ, सिविल केस हुआ या फेक FIR हुआ, तो वैसे अवस्था में कोई क्लोजली अगर कोई वकील से कॉन्टेक्ट हो सके तो अपने पसंद के वकील से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो और न्यायालय में प्रस्तुत करवा सकते हो। 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुति करने का अधिकार। अब देखो, 24 घंटे के अंदर अगर आज 3 बजे अरेस्ट हुआ है, तो कल प्रशासन 3 बजे न्यायालय, हालांकि कल 3 बजे हो सकता है, या कभी कभी 48 घंटे भी समय ले लिया जाता है। लेकिन 48 घंटे का समय कब लगता है? देखो, आज सैटरडे को, आज शनिवार को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया, हो सकता है कल संडे आ जाए, या कोई हॉलीडे आ जाए, कोई छुट्टी आ जाए, या कोई पर्व त्योहार आ जाए, या पुलिस किसी और चीज में मतलब कि किसी और चीज में बिजी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यहाँ पर थाना है, और इस थाने में आपको अरेस्ट किया गया, लेकिन पता चला अगले दिन यहाँ पर कोई रैली गुजरने वाली है, कोई बहुत मतलब बड़ी रैली गुजरने वाली है, और हो सकता है वहां पर विवाद होने वाला है। तो वैसे स्थिति में आपको 24 घंटे में थाने मतलब न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। पहला नंबर, कोई अगले दिन छुट्टी हो जाए, 24 घंटे के अंदर अगले दिन छुट्टी हो जाए, किसी भी कारण से कोई छुट्टी हो जाए, या कोई पर्व त्योहार आ जाए, या कोई खास रैली यहाँ पर गुजरने वाला है। रैली किसी का भी हो सकता है, या कोई धर्म से संबंधित रैली हो सकता है, या फिर तो कोई नेता का रैली हो सकता है, किसी भी प्रकार रैली हो सकता है। और इसके अलावा कोई अगले सैटरडे को अरेस्ट किया गया, हो सकता है संडे हो जाए, है ना, कोई संडे हो जाए। तो वैसे स्थिति में 24 घंटे की जगह 48 घंटे भी लग सकता है, 72 घंटे भी लग सकते हैं। तो 24 घंटे के अंदर अवकाश अथवा यात्रा में लगा समय शामिल नहीं होगा। तो जो यात्रा में जो मतलब समय जा रहा है, फॉर एग्जांपल तो 24 घंटा 3 बजे ही हो गया, अब कोर्ट में प्रस्तुत किया गया 5 बजे, तो जो यात्रा में मतलब कि जो न्यायालय में जो ले जाया जा रहा है, तो यात्रा के दौरान यात्रा में लगा समय शामिल नहीं होगा। तो कहा गया आर्टिकल 22 में कहा गया, अनुच्छेद 22 में कहा गया, अनुच्छेद 22 में कहा गया कि जो भी अपराधी होगा जिसके ऊपर FIR हुआ, तो इसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। ये आपका मौलिक अधिकार है, ये आपका फंडामेंटल राइट। अगर आपने सिविल केस किया या आपके ऊपर FIR हुआ है, फेक FIR हुआ है, तो आप पुलिस को बोल सकते हो कि 24 घंटे के अंदर मुझे न्यायालय में प्रस्तुत कीजिए।